नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज हैदराबाद में पुनर्गठित कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक हो रही है। इसके साथ ही पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चर्चा करेगी और रणनीति बनाएगी। CWC की बैठक पहली बार होने जा रही है। 2 दिवसीय कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जब से यहाँ पे अध्यक्ष बने हैं। और बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि आप में से कई लोगों को कांग्रेस पार्टी से शिकायत थी कि हम देश की सड़कों पर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि शिकायत अब खत्म हो गई है। राहुल जी ने 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की और उस भारत जोड़ो यात्रा जो आज भी जारी है, वो कभी आपको आजादपुर मंडी में दिखती है, कभी मोटर मैकेनिक के यहां दिखती है, कभी मणिपुर में दिखती है, कभी लद्दाख में दिखती है, कभी मोटरसाइकिल डायरीज के माध्यम से दिखती है। उस भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति की दिशा बदल दी। देश में अब राजनीति वापस वैसी नहीं हो सकती जैसे कि अब तक हो रही थी। मुद्दों पर आना पड़ेगा। आप नरेंद्र मोदी हो, आप अमित शाह हो, आप कोई हो, आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा। बट भारत जोड़ो यात्रा हैज चेंज दैट। हिंदी में इसको हम सविनय अवज्ञा कह सकते हैं, इसको हम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं। हम तो गांधीवादी तरीकों से सिर्फ अपने आप को उस रास्ते से अलग कर रहे हैं। अगर मैं एक रास्ते पे रोज चलता हूं और कोई मुझ पर कचरा फेंकता रहता है तो मैं अपना रास्ता बदलने की स्वतंत्रता रखता हूं। मैं सिर्फ वो स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उन सब ने सर्वसम्मति से माना कि यह रास्ता हमें अपना बदलना होगा। इस रास्ते पे चलकर हम इस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए। ये सविनय। सनातन धर्म को लेकर विवादित बयानों पर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। योग गुरु ने कहा है कि सनातन धर्म का मर्म काशी में है। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन्हें सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन्हें सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन्हें सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि दुनिया में कांग्रेस नेता कमलनाथ से ज्यादा थका हुआ चेहरा किसका है। अगर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी को एक मंच पे खड़ा किया जाए तो कमलनाथ जी बहुत थके हुए दिखते हैं। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और मैं चाहता हूं कि चुनाव के बाद इसमें बढ़ोतरी हो। भारत गठबंधन में खुले तौर पर हिंदुओं का विरोध किया है। मुझे उम्मीद है कि लोग इसका संज्ञान लेते हुए अनुसार वोट करेंगे। तो कांग्रेस के जो अभी कमलनाथ जी, में तो उनको बचपन से उनसे थका हुआ चेहरा दुनिया में और कौन सा है। आप अगर शिवराज जी और कमलनाथ जी को एक मंच में खड़ा कर दे, मैं तो बचपन से कमलनाथ जी को जानता हूं, वो तो पूरा थका हुआ है। अभी एक कांग्रेस का महानुभव गया था असम में, मुझको मिला था, मैं नाम आपको पर्सनली बता देता हूं। वो मुझको पूछ रहा था कि इतना थका हुआ चेहरा को क्यों पार्टी बार बार ला रहा है। तो इसीलिए मैं व्यक्ति में नहीं जाता हूं, लेकिन विकास का गंगा बहा है मध्य प्रदेश। मैं तो यही चाहता हूं कि चुनाव का बाद मध्य प्रदेश का और विकास हो। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अभी देश में 2-3 महीना से जो एक माहौल बना है, उस माहौल में कोई गलती से भी कांग्रेस आ गया तो आज तमिलनाडु से जो माहौल पैदा हुआ है, पूरा देश को वो माहौल ने पूरा फंसा लेगा। तो इसीलिए मेरा तो विनती होगा, वोट तो पब्लिक देते हैं, लेकिन मैं पब्लिक को, जनता को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, हर चुनाव का एक एक नैरेटिव होता है। ये चुनाव का जब से ये गठबंधन बना है तब तक ये गठबंधन ने हिंदू का खिलाफ एक मरसा खोल लिया।
तो अभी तो चुनाव बड़ा हो गया। पहले तो ये चुनाव मध्य प्रदेश का था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान का था। अभी तो ये चुनाव हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन का बैटल हो गया। ये बड़ा मुद्दा बन गया। मेरा मानना है कि लोग इसका एक दे विल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ इट। और सीधे चलेंगे जहां पे गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित है, उत्साहित है और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भाइयों और बहनों, G20 के बाद मैं 3 राज्यों में गया। तीनों राज्यों में युवाओं ने जैसे G20 में वो स्वयं नेतृत्व कर रहे हो, इस प्रकार से G20 के लिए आनंद व्यक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने चंद्रयान और G20 के नेतृत्व के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत स्थान देने का काम किया है। और मधुबनी पेंटिंग की ये धरती को मैं बताना चाहता हूं, बिहार की धरती को बताना चाहता हूं। G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट स्थान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। और G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए हैं, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। मित्रों, ये जो नया अलायंस किया है उसका नाम बदलने की जरूरत पड़ी। नाम क्यों बदला? पहले यूपीए के नाम से वो काम करते थे। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया। कोर्ट में केस चल रहे हैं और नीतीश जी अब लालू जी के भ्रष्टाचार को नहीं देखते हैं। उनको मालूम है कि बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया, मैं आगे बताऊंगा। और भ्रष्टाचार किया, यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं। मगर पहचान कर रखना, नाम कोई भी बदले, ये वही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, इंडी अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप इससे सहमत है क्या? भाई बहन के त्योहार,
रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं। आप सहमत है क्या? और वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं। इनका एक ही काम है, तुष्टीकरण करना। मैं आज फिर से एक बार बिहार की जनता को कहने आया, ये फिर से लालू नीतीश की जोड़ी को विधानसभा में जिताया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो याद रखिएगा तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। बिहार को साधने के लिए अब निकल चुके हैं और बिहार से ही ये उनकी जनसभा थी जहां पे वो अपना संबोधन दे रहे थे। साफ तौर पे रामचरितमानस को भी लेकर जो बिहार के मंत्री द्वारा टिप्पणी की गई है उसके बारे में भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो सिर्फ सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए। लालू यादव पे भी उन्होंने कटाक्ष किया और लालू यादव पे कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि लालू यादव वही व्यक्ति है जिसने बिहार को कई सालों पहले ढकेल दिया है और कोई कार्य यहाँ पे बिहार की प्रगति के लिए नहीं किया गया है। तो तमाम यहाँ पे बातें उनकी तरफ से बोली गई है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने और उसी संदर्भ में आपको वोट करना होगा और बीजेपी को ही जिताना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ आया हूं। कई कंप्लेन आए हैं, कंप्लेन को लेकर जांच भी कराई गई। 65,000 मैट्रिक टन से ज्यादा भी गड़बड़ी सामने आई है। उसी आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी भी जारी की गई। वहीं पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप को लेकर बघेल ने भी पलटवार किया है। सीएम बघेल ने कहा है कि पिछले समय भी केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम जांच कर चली गई, केवल आरोप लगाने आए हैं, उनकी बातों में दम नहीं है। प्रॉमिस किया, एग्री किया, फिर बाद में घटा दिया 58 लाख और अब तक 53 लाख ही दे पाए। और खुद का जो उनका लेटर है वो कहता है कि पैडी तो इस वर्ष और घटाए। ये दिखाता है कि कैसे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से झूठ और फरेब से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असत्य जनता के सामने रख रहे हैं। जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं आप 86 लाख मैट्रिक टन हम धान देंगे और केंद्र सरकार 61 लाख लेने को तैयार है। सच्चाई मैंने आपके सामने रखी, ना तो पैडी है, ना तो पैडी कम है पिछले वर्ष से, ना अभी तक वो पिछले वर्ष का जो अनुमानित था 61 लाख वो भी पूरा कर पाए। पीयूष गोयल आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कह रहे हैं कि आप लोग बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं, गड़बड़ी करने जा रहे हैं। पिछले साल का चावल जितना कोटा था वो कोटा अभी तक जमा नहीं किए हैं, इसकी जांच भी हमने कराई है। पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। क्योंकि अब चुनाव के समय ये आए हैं, केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है। क्योंकि सारी चीज हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं, तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं। इनकी स्थिति केवल यही है। और रतलाम रेल मंडल में 24 घंटे के अंदर दूसरा रेल हादसा हो गया है। दरअसल आज सुबह दिल्ली मुंबई रेलखंड पर दुरंतो ट्रेन बेपटरी हो गई है। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी राहत दल के साथ घटनास्थल रवाना हो गए। हादसा रतलाम रेल मंडल के अमरगढ़ पंच पिलिलिया स्टेशन के बीच हुआ है। बता दें कि फिलहाल किसी प्रकार के जनहानि का यहाँ पे कोई सूचना नहीं है। इससे पहले बीते शुक्रवार की सुबह भी रतलाम रेल मंडल के ही जैकोट स्टेशन पर मेमू ट्रेन के एक कोच में भीषण आग लग गई थी, जिससे पूरा कोच पूरी तरीके से जल गया था।
खबर गुमला के रायडी थाना क्षेत्र की है, जहां ग्रामीणों ने एक ईसाई परिवार पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। दरअसल उचडीह गांव में बरगद पेड़ के पास शिवलिंग के परिसर में पूजा स्थल पर ईसाई परिवार ने अवैध तरीके से घर बना लिया है, जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा गलत तरीके से सहयोग करने के आरोप लग रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि अंचल अधिकारी के रवैये से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए मंदिर परिसर में ईसाई परिवार द्वारा बनाए जा रहे घर पर रोक लगाई जाए। और बिजनौर के हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई से नाराज शराब के नशे में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बता दें कि पति पत्नी के विवाद में पुलिस ने युवक पर 151 की कार्रवाई की थी, जिसके बाद शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ और पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद युवक को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा गया। और मुरादाबाद के बिलारी तहसील के जामा मस्जिद से एक मामला सामने आया है, जहां भूमाफियाओं पर जामा मस्जिद के इमाम का घर तोड़कर मकान पर कब्जा करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। साथ ही इमाम के नाबालिग नातिन के साथ अश्लील हरकतें करने और नाती के साथ भी मारपीट करने का आरोप लगा है। बता दें कि 60 साल पहले मस्जिद कमेटी ने इमाम को मकान दिया था, जिसको आरोपी भूमाफिया काफी समय से खाली करने का दबाव बना रहे थे। और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा झाबुआ जिले प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, मगर भारी बारिश ने जन आशीर्वाद को फीका कर दिया है। कार्यकर्ता पानी को देखकर इधर उधर भागते नजर आए, जिसके बाद मंच से सांसद गुमान सिंह डामर कार्यकर्ताओं को आवाज देते रहे, मगर जनता रुकी नहीं। वहीं मंच पर बीजेपी की जन जयकारों के नारों के साथ जय सिंधिया के नारे भी लगाए गए। और जौनपुर के शाहगंज कोतवाली का क्षेत्रीय जन सहयोग से मंदिर की मरम्मत कराया गया है, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने फीता काटकर किया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना किया है। इस मौके पर मौजूद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और व्यापारियों सहित सहयोगी पुलिस कर्मियों का एसएसपी ने आभार व्यक्त किया, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जन सहयोग से मंदिर का मरम्मत कराया जाएगा। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कराए गए थे, कुछ रिपेयर वर्क कराए गए थे, जिसका कि आज इनॉग्रेशन किया गया था। जनता के सहयोग के साथ में जो बजट वगैरह मिला था उससे यहाँ पे कार्य करवाया गया है, और साथ ही साथ जनता के साथ में कुछ संवाद किया गया है, जिसमें उनके सहयोग की अपेक्षा की गई है और उनको आश्वस्त किया गया है कि पुलिस विभाग द्वारा पूरे तन्मयता के साथ में उनकी जो समस्या है उनका निस्तारण किया जाए। शाहगंज एक इम्पोर्टेंट कोतवाली है, हमारी सर्कल का ये हेडक्वार्टर भी है, तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि जनता को सुगमता से यहाँ पर न्याय मिले, उनकी सुनवाई अच्छे तरीके से हो, और जब वो आएँ तो उनके व्यवहारिक तरीके से उनकी समस्या को सुना जाए। सुनने के लिए ताकि आएँ तो उनको पानी वगैरह पिलाया जा करके उनके आराम से, मतलब उनको अच्छे माहौल में उनकी समस्या सुनी जा सके, ताकि उनको लगे कि उनकी सुनवाई अच्छे तरीके से हो रही है। तो बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने यहां पे मरम्मत कराई है। कोतवाली परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और मंदिर में पूजा अर्चना भी किया गया है। तो कोतवाली परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और ये अनावरण की तस्वीरें आप तक पहुंचाने किस तरीके से सलामी भी यहां दी गई। अंकुश लगाने के साथ साथ क्षेत्रवासियों के लिए भी काफी दिक्कतें यहाँ पे पैदा हो गई थी। तो ये पूरा मामला जो है वो साफ तौर पर शाहगंज का निकल के सामने आया है और बता दें कि यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था और आखिरकार डॉक्टर अजय पाल की यहाँ पे अनुमति से, उनके सहयोग से महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो जिसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मौजूद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और व्यापारियों सहित सहयोगी पुलिस कर्मियों के एसएसपी ने आभार व्यक्त किया, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जन सहयोग से मंदिर की मरम्मत कराई जाएगी और थाने का भवन निर्माण कराया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि शाहगंज कोतवाली का सौंदर्यीकरण देखकर मन प्रसन्न हो गया।
और झाबुआ में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बता दें कि गांव से लेकर शहरों तक तेज बाढ़ से आवागमन ठप हो गया है। वहीं तेज बारिश के कारण कलेक्टर ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों का अवकाश भी घोषित कर दिया है। और राजस्थान के कई जिलों के साथ चित्तौड़गढ़ में भी बरसात का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि जिले में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तो वही लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में बरसात का दौर शुरू हुआ है, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मौसम विभाग ने जारी बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अजमेर में ऐतिहासिक तारागढ़ की पहाड़ी पर दरगाह मीरा सैयद हुसैन के इमाम बारगाह में शिया समुदाय के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बड़े नवासे हजरत इमाम हसन की यौम शहादत पर उन्हें याद किया। बता दें कि इस मौके पर सभी नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं काले लिबास में नजर आए। तो वहीं इस मौके पर इमाम बारगाह में मजलिस हुई और देर रात में दहकते हुए अंगारों पर चलकर मातम किया, जिसमें कई लोग ने भाग लिया। और चित्तौड़गढ़ जिला राजकीय श्री सांवलिया जी अस्पताल में जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण मरीजों और उनके परिजनों में संक्रमण का खतरा अब मंडरा रहा है। दरअसल अस्पताल परिसर में मेडिकल वेस्ट कचरा को अस्पताल प्रशासन द्वारा जलाया जा रहा है, जिससे निकल रहे धुएं से मरीजों और उनके साथ आए परिजनों को संक्रमण का खतरा सता रहा है। बता दें कि जिला अस्पताल की मोर्चरी के पास कचरा संग्रहण के लिए एक स्थान सुनिश्चित किया हुआ है, मगर इन कमरों का किसी भी तरीके का उपयोग नहीं किया जा रहा। वहीं इस मामले में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि समय समय पर हमारे अधिकारी क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन अभी तक जिला चिकित्सालय में इस तरीके से खुले में कोई मेडिकल वेस्ट को जलाने की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही कहा है कि इसकी जानकारी मिली है तो इस पर अधिकारी को भेजकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और खबर कुशीनगर से है, जहां एक गुस्साए व्यक्ति ने धारदार हथियार से काटकर अपनी पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मां बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पत्नी और पुत्री की हत्या के बाद हैवान पति फरार हो गया है, जिसके तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मामले कहासुनी के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। साथ ही ये पूरा मामला रामकोला थाना क्षेत्र के फुलवरिया मगरीब का बताया जा रहा है। खबर पटियाला से है, जहां पुलिस ने व्यापार का काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चोरा गांव में वो वहां देह व्यापार करते थे और इसमें 6 महिलाएं और 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र में चिलकहर गांव में बदमाशों ने चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के साथ ही पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने गढ़वार थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है और उनका कहना है कि बार बार शिकायत मिलने के बाद भी थानाध्यक्ष से कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इस मामले में उन्हें दोषी पाया गया और थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।